हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 20 chapter in SST. The name of this chapter is Books of Ancient Time. In this chapter we are read about the Rig Veda, how historians examine the books, battle for wealth, words to describe people and occupation at Inamgaon. जैसे आर्कियोलॉजिस्ट इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन मटेरियल रिमेंस के अलावा वे रिटर्न सोर्सेस मीन्स जो लिखित स्रोत होते हैं उनकी भी जांच करते हैं। ऐसी कई बुक्स हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मानी जाती हैं। इन साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में वेद्स की जो बुक है वो सबसे ज़्यादा फेमस और ओल्डेस्ट है। उसके देयर आर 4 ऑफ देम, उनमें 4 बुक्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द ऋग्वेद। ये ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी रचना 3500 साल पहले साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में हुई थी। ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं, मीन्स भजन हैं, जिनको सूक्त कहा जाता है, जिनका अर्थ होता है वेल सेड। ये हिम्स सेज मीन्स ऋषियों द्वारा कंपोज्ड किए जाते हैं। ज़्यादातर जो हिम्स हैं वो मैन द्वारा कंपोज्ड किए गए हैं, कुछ एक हैं जो वुमेन द्वारा कंपोज्ड हैं। ऋग्वेद के हाइम्स प्रकृति के ज़्यादातर देवी देवताओं की प्रशंसा में हैं। 3 देवता ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अग्नि के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम। ये एक तरीके का प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है। हाइम्स ओल्ड वैदिक संस्कृत में हैं, जो कि आजकल की जो संस्कृत लैंग्वेज आप जो स्कूल में पढ़ते हो उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इस तरह से जो प्रेजेंट संस्कृत है वो ओल्ड संस्कृत से कुछ ही वर्षों में इमर्ज्ड हुई है। शुरुआत में जो ऋग्वेद थे वो रिटन फॉर्म में नहीं थे, इसलिए इन्हें पढ़ने की बजाय सुना जाता था। चारी स्टूडेंट्स को प्रत्येक शब्दांश, शब्द और वाक्य को रिसाइट करना मीन्स पढ़ना या कहना और उसे याद रखना सिखाते थे। उस समय के जो टीचर और स्टूडेंट थे वो ऑफकोर्स मैन या पुरुष ही थे। ऋग्वेद was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. Families of the language means भाषाओं के परिवार। संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषाओं के परिवार से संबंध रखती है। इन भाषाओं को परिवार कहा जाता था क्योंकि उनके पास जो वर्ड्स थे वो ओरिजिनली कॉमन वर्ड्स थे। आज भी कई रूट वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द वर्ड मातृ, ये संस्कृत का है जिसका हिंदी में माँ होता है और इंग्लिश में मदर होता है, जिनका अर्थ सेम ही है। कुछ इंडियन लैंग्वेज जैसे संस्कृत, हिंदी, सिंधी, कश्मीरी, गुजराती और आसामी, इनका कई यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन से संबंध है। साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में बोली जाने वाली अन्य जो भाषाएं हैं वो डिफरेंट फैमिली से संबंधित हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये जो भाषाएं जो दक्कन में बोली जाती हैं वो द्रविड़ फैमिली से संबंधित हैं। तिब्बतो बर्मन परिवार की जो भाषाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं सेंट्रल इंडिया और झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं। हाउ हिस्टोरियंस एग्जामाइन द बुक्स, इट मीन्स कैसे इतिहासकार पुस्तकों की जांच करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल पर कंसिडर करते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरियंस बुक्स को एग्जामाइन करते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाने की व्याख्या करते हैं। ऋग्वेद के एक हाइम का एक भाग नीचे दिया है। यह फेमस ऋषि विश्वामित्र और 2 रिवर बीस और सतलुज के बीच का डायलॉग फॉर्म है। सतलुज को सतत्रु कहा जाता था, जिसकी मीनिंग है फ्लोइंग इन 100 ब्रांचेस, इट मीन्स 100 शाखाओं में बहने वाली। 20 या ब्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता था, जिसकी मीनिंग है विदाउट बॉन्ड्स और बाउंड्स, इट मीन्स बिना बंद या सीमा। अ पार्ट ऑफ ए हाइम फ्रॉम द ऋग्वेद। स्टूडेंट्स, यू विल रीड दिस डायलॉग्स योरसेल्फ। ऋषि विश्वामित्र और इन 2 नदियों के बीच में जो डायलॉग्स हुए थे उनकी इतिहासकारों ने जो व्याख्या दी है वो इस तरह से है। नंबर 1,
ये हाइम्स उस रीजन में कंपोज्ड था जिसमें ये नदियाँ बहती थीं। नंबर 2, ऋषि उस सोसाइटी में रहते थे जहाँ हॉर्स और काउस वैल्यूड एनिमल्स थे। इसी कारण नदियों को हॉर्स और काउस से कंपेयर किया गया है। नंबर 3, उस समय जो ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स थे वो रथ और गाड़ियाँ थीं। ऋग्वेद में माउंटेन, रिवर्स और अदर प्लेसेस के जो नाम हैं वो काल्पनिक नहीं हैं। हालांकि ऋषियों के उनके बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे। माउंटेन्स और रिवर्स मनुष्य द्वारा न केवल यूजेबल रिसोर्सेज ही नहीं थे, बल्कि ये इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी थे, क्योंकि ये अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सतलुज और ब्यास नदियों के अलावा अन्य नदियाँ जैसे स्पेशली आपके इंडस और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो और सरस्वती का नाम भी ऋग्वेद में है। यह माना जाता है कि सरस्वती बाद में सूख गई। गंगा और यमुना नदियों का नाम केवल एक बार लिया गया है। सब कॉन्टिनेंट में अदर रिवर्स भी हैं जिनको ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया है। कुछ इतिहासकार ये व्याख्या करते हैं और इस बात पर जोर भी देते हैं कि वैदिक पीपल्स जो थे, जो ऋग्वेद में जो प्लेसेस मेंशन थे, केवल उन्हीं तक सीमित थे। हालांकि कुछ इतिहासकार अदर पॉसिबिलिटीज़ पर भी कंसिडर करते हैं। वेल्थ फॉर वेल्थ, ऋग्वेद में कई हाइम्स से ये पता चलता है कि घोड़ों को रथों तक ले जाया गया था। रथों का यूज़ उन लड़ाइयों में किया जाता था जो फर्टाइल लैंड, सोर्सेस ऑफ वाटर, कैटल और पीपल्स या अदर वेल्थ को कैप्चर करने के लिए या कब्जा करने के लिए लड़ी जाती थी। रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो लोग थे वो इन लड़ाइयों में भाग लेते थे। असेंबलीज में सभाएं होती थी जहाँ पर लोग वार और पीस मीन्स युद्ध और शांति के बारे में डिस्कस करते थे। उन्होंने ऐसे लीडर्स को चूज़ किया जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। लड़ाइयों में जो वेल्थ कैप्चर की जाती थी उसे लीडर्स, प्रिस्ट और अदर पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। वेल्थ का यूज़ यज्ञों में बलिदानों के रूप में किया जाता था और कुछ का अग्नि को समर्पित किया जाता था। घी, ग्राम एक्सेट्रा के रूप में देवी देवताओं को अर्पित किया जाता था। टू डिस्क्राइब पीपल मीन्स लोगों को बताने के लिए शब्द। हम अक्सर अपने सरनेम से लोगों को डिस्क्राइब करते हैं जो उनकी फैमिली, कम्युनिटी और यूनिक कल्चरल प्रैक्टिस को शो करते हैं। कभी कभी उनका वर्णन उनकी लैंग्वेज और वर्क से भी होता है। ऋग्वेद पीरियड में जो लोगों के ऑक्यूपेशन थे वो लिमिटेड थे, तो इसलिए उन्हें उनके ऑक्यूपेशन से पुकारना बहुत इजी था। पुजारियों को ब्राह्मण कहा जाता था क्योंकि वे वेदों की स्टडी करते थे और जो वर्सियस रिचुअल्स थे, मतलब जो विभिन्न तरह के जो अनुष्ठान होते थे उनको भी वो परफॉर्म करते थे। फाइटर्स और वॉरियर्स को राजा कहा जाता था। यहाँ राजा शब्द जो अर्ली वैदिक पीरियड था उससे रेफर नहीं किया गया है, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा होते थे उनकी कैपिटल सिटी होती थी, आर्मी होती थी और वो टैक्स कलेक्ट करते थे। लोगों या कम्युनिटी एज ए होल को विश्व या जन कहा जाता था। वैश्य शब्द जो है विश्व से ही उत्पन्न हुआ है। इनमें फार्मर, हर्डर्स और ट्रेडर्स थे। हिम्स के कंपोज़र एक स्थान पर अपने आप को आर्यंस के नाम से डिस्क्राइब करते थे, जो कि दास या दस्युस के अपोनेंट्स या विरोधी हुआ करते थे। ये विरोधी कोई भी सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे और डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। बाद में जो लोग युद्ध में कैप्चर कर लिए जाते थे उन्हें दास और दासी कहा जाता था। जो फीमेल होती थी उन्हें दासी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्लेव। ये ओनर की प्रॉपर्टी हुआ करते थे और ओनर उनसे जैसा भी काम करवाना चाहते थे उन्हें उनके लिए वैसा ही काम करना पड़ता था। तो इस तरीके से जो हिस्टोरियंस थे बुक्स को एग्जामाइन करते थे तो उनका कोई ना कोई इन्वायरमेंटल, सोशल और पॉलिटिकल क्लूज चाहते थे, जबकि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो रिमेन्स पर डिपेंड होते हैं। जब ऋग्वेद की रचना सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में की जा रही थी, जो अदर पार्ट्स में मेगालिथिक ब्यूरल के नाम से प्रचलित था। मेगालिथिक ब्यूरियल्स केस स्टडी दक्कन। मेगालिथ्स का अर्थ है बिग स्टोन्स और स्टोन बोल्डर्स। केवल कुछ मेगालिथिक्स ही आपके सरफेस पर पाए जाते हैं, अदर मेगालिथिक्स ब्यूरियल्स अंडरग्राउंड हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को
स्टोन पाउडर्स का एक सर्कल और एक सिंगल लार्ज स्टोन ज़मीन पर खड़ा हुआ मिला है। उन्होंने उसे बेरियल साइट्स पर इंडिकेट किया है। मैग्नेटिक इरेक्टिंग की प्रैक्टिस लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। पूरे दक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के भागों में प्रचलित थी। इन सभी ब्यूरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स थे। जनरली जो डेड बॉडीज़ होती थी उन्हें विशिष्ट तरह के जो पॉट्स होते हैं उनमें रखा जाता था, जिन्हें ब्लैक या रेड वेयर कहा जाता था। कभी कभी आयरन के टूल्स और वेपन्स, घोड़ों के स्केलेटल्स, हॉर्स इक्विपमेंट्स और स्टोन्स के या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी पाए जाते हैं। इस एज में आयरन की विशेषता थी। हड़प्पन सिटीज़ में आयरन को यूज़ नहीं किया जाता था 4700 ईयर्स एगो पहले। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन मीन्स लोहे के उपकरण और हथियार। लगभग 5000 साल पहले लोगों ने आयरन का वेस्ट एशिया में आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया था। लोहा कॉपर और ब्रॉन्ज की तुलना में काफ़ी हार्ड होता है, तो जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं जैसे सिकल, शॉप्स, स्पैड्स, प्लगशीयर्स, ये सभी आयरन के ही बनाए जाते थे। मनुष्य ने लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को क्लियर करना शुरू कर दिया, जिससे जो सिविलाइजेशन था उसको स्प्रेड करने में हेल्प मिली। भारत में आयरन इम्प्लीमेंट्स का जो यूज़ है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हो चुका था। ब्यूरियल रिवेल सोशल डिफरेंस मीन्स एक ब्यूरियल जो है सामाजिक अंतर भी बताता है। ब्रह्मगिरी के एक स्केलेटल में 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बेंगल्स और एक कॉन्च सेल पाया गया था, जबकि अदर स्केलेटल्स में केवल कुछ फ्यू पॉट्स ही पाए गए थे। ये जो है सोशल स्टेटस के डिफरेंस को बताते हैं कि लोगों के साथ लोग कैसे थे जो ब्यूरिड किए गए थे, रिच थे, पुअर थे, चीफ थे या फॉलोवर थे। फैमिली ब्यूरियल स्पॉट्स, ज़्यादातर जो स्केलेटल्स हैं वो एक से ज़्यादा अगर किसी सिंगल मेगालिथिक पर पाए जाते हैं तो उससे ये पता चलता है कि वो एक फैमिली के ब्यूरिड्स थे, मतलब सब एक फैमिली के लोगों को एक ही कब्र में दफनाया गया था। पोर्ट होल्स का यूज़ एंट्रेंस के रूप में किया जाता था, जो लोग बाद में डेड हो जाते थे उनकी बॉडीज़ को लाने के लिए। लोग फैमिली ब्यूरियल की पहचान के लिए एक यूनिक स्टोन सर्कल या बोल्डर्स को वहां लगा दिया करते थे। स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव केस सिटी दक्कन। इनाम गांव प्रेजेंट में महाराष्ट्र में स्थित है। यह ब्यूरियल साइट घोड़ नदी पर स्थित है, जो कि भीमा नदी की सहायक नदी है। इसकी डेट 3600 और 2700 सालों के बीच में अनुमानित है। इन रिवेल से यह पता चलता है कि एडल्ट्स को जनरली ग्राउंड के अंदर दफनाया जाता था, जिनके सिर नॉर्थ की तरफ होते थे। मृतक के लिए जो बेसल्स थे उनमें फूड और वाटर रखा जाता था। कभी कभी ब्यूरियल्स को घरों के अंदर भी दफनाया जाता था। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन ए क्रॉस-लेग्ड पोजिशन। इट मीन्स एक व्यक्ति को एक जार में 4 पैर वाले मिट्टी के जार में क्रॉस लेग्ड पोजीशन में दफनाया गया था। इससे पता चलता है कि वो जो बॉडी थी वो किसी चीफ की थी। जार जो है 5 कमरों वाले एक घर में घर के आंगन में दफनाया गया था, जो कि जो बस्ती थी उसके बिल्कुल सेंटर में था। यह घर उस साइड के सभी घरों में सबसे बड़ा था। इट ऑल्सो हैड ए ग्रैनरी। वाट स्केलेटल्स टेल, जो कंकाल होते हैं वो क्या बताते हैं? द हिप और द pelvic एरिया ऑफ अ वुमेन इज जनरली लार्जर टू enable childbearing। इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ मैन, सो वी कैन डिसाइड वेदर अ skeleton was that of a man or woman। मैन की तुलना में वुमेन का जो हिप और जो पेल्विक एरिया होता है वो लार्जर होता है। इसी से ये पता चलता है कि वो जो स्केलेटन है वो मैन का है या वुमेन का है। स्मॉलर गर्ल्स या जो बॉयज़ होते हैं उनका ये जो हिप बोन्स होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं, और ये जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है हिप बोन्स का वो 14 साल के बाद स्टार्ट होता है। एक बॉडी में 200 बोन्स होती हैं। लगभग 2000 साल पहले चरक, एक जो फिजिशियन थे, उन्होंने अपनी बुक चरक संहिता में बताया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियाँ होती हैं। वो इस फिगर पर टीथ की काउंटिंग, जॉइंट्स, कार्टिलेज, इन सब की काउंटिंग से आए थे कि इन सब को काउंट करके हमारी बॉडी में 360 हड्डियाँ हैं।
उन्होंने मॉडर्न फिजिशियंस की तरह जो स्केलेटल्स थे उनको इंस्पेक्टेड किया होगा और उनकी स्टडी की होगी। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गाँव की जो फाइंडिंग्स हैं वो ये शो करते हैं कि यहाँ के लोग वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, माइलेट, पीस और सीसम को उगाते थे। उन्होंने बेर, जामुन, आंवला, डेट्स और बेरीज जैसे फलों को इकट्ठा भी किया था। बोन्स पर कट मार्क्स मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वो अपने खाने में एनिमल्स को भी यूज़ करते थे। यहाँ के लोग डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे शीप, गोट एक्सेट्रा के मीट को खाया करते थे। वे फूड के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको अभी शिकार करते थे, जैसे सांबर, स्पॉटेड डीर, ब्लैक बक, एंटलॉप, हेयर एंड मैंगूज। बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, इन सबको भी वो खाया करते थे। इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि वे सभी तरह के मीट को खाया करते थे। आज भी सभी लोग सभी तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। एविडेंस से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो हैं, इनाम गांव के जो लोग हैं, वो फार्मिंग, गैदरिंग, हार्डिंग और हंटिंग करते थे। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 3500 ईयर्स एगो पहले पता चलता है कि चाइना में फर्स्ट राइटिंग के एविडेंस प्राप्त हुए कि चाइना में सबसे पहले राइटिंग स्टार्ट हुई थी। तो बच्चों, ये कुछ सोर्सेस थे जिनसे हमें एशियन बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।